हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 1 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, आईएनएस मालवन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना के भारतीय नौसेना से संबंधित है। और हाल फिलहाल में दोस्तों जो कोचिन शिपयार्ड है उसके द्वारा आईएनएस मालवन का जो है निर्माण किया गया है। यह भारत निर्मित दूसरी पनडुब्बी रोधी जल नौका है। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। आईएनएस मालवन इस श्रेणी का चौथा जहाज़ है। प्रोजेक्ट 75 के तहत दोस्तों इसमें 16 जहाज़ों का निर्माण करना है, जिसमें 8 कोचिन शिपयार्ड और 8 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। दोस्तों इसका नाम आईएनएस मालवन इसलिए रखा गया कि जो शिवाजी थे उनकी नौसैनिक जो शक्ति थी वो सराहनीय थी। और आईएनएस मालवन जो है वो शिवाजी के जो तटीय शहर मालवन था उसी के नाम पे रखा गया है। भारतीय नेवी जो है अक्सर जो ऐतिहासिक शहर हैं उन्हीं के नामकरण पे जो परमाणु पनडुब्बियाँ हैं या जो जलवाहक विमान हैं उनका नाम रखती आई है, जैसे सिंधुदुर्ग। तो इस तरह से उसका नाम आईएनएस मालवन रखा गया। अगला क्वेश्चन है, लिएंडर पेस किस राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए बंगाल चुनाव को पहले। ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे हैं लिएंडर पेस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, नगायो प्रोटोकॉल के तहत भारत किसमें अग्रणी बना है। तो नगायो प्रोटोकॉल में भारत जो है IRCCC जारी करने पे, ये एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों IRCCC। इसी को जारी करने में भारत सबसे नंबर 1 स्थान पे है। सेकंड स्थान पे फ्रांस है। IRCC का इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस। नगायो प्रोटोकॉल दोस्तों मुख्य रूप से इसका बेसिक है कि यह जो प्रोटोकॉल है जो हमारे बायो रिसोर्सेज हैं उनको उसका एक समान निष्पक्ष रूप से बंटवारा हो और सभी को एक्सेस प्राप्त हो सके, उसका बेनिफिट सबको मिल सके। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था जापान के नागोया शहर में। और ये समझौता 2010 में किया गया था और प्रभावी हुआ 2014 से। तो इसी जो IRCCC है इसी में भारत जो सर्टिफिकेट जारी करने में सबसे अग्रणी स्थान पे है। इसे मुख्य रूप से समझते, मान लीजिए कोई कंपनी अमेरिका की कोई कंपनी है और हमारे यहाँ जो बायो रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए कि बायो रिसोर्सेज में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, जैसे प्लांट्स हो गए, सूक्ष्मजीवी हो गए, तो मेडिकल प्लांट हो गए, ये सब चीज़ बायोजेनेटिक रिसोर्सेज में शामिल होते हैं। तो कोई कंपनी है और वो भारत में जैसे नीम है या हल्दी है या कोई भी ऐसा पदार्थ है इस पर वो दवा बनाना चाहती है, तो उसे भारत सरकार से उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ऐसे सर्टिफिकेट भारत सरकार जारी करेगी, उसको एक डिजिटलाइज्ड रूप में जारी करती है। तो इसी को IRCCC कहा जाता है। तो ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने में भारत नंबर 1 का स्थान बना हुआ है। यानी भारत में जो जेनेटिक रिसोर्सेज का जो नियम कानून है वो बहुत साफ़ सुथरा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, इससे पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, INS दूनागिरी का निर्माण कहाँ किया गया। तो ये GRC कोलकाता यानी कोलकाता में इसका दूनागिरी का निर्माण किया गया है। और ये नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तहत ये पाँचवें युद्धपोत के रूप में दूनागिरी का निर्माण किया गया है कोलकाता में। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में किया गया। GRSC का फुल फॉर्म गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसका यहीं पर निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये प्लांट का उद्घाटन, सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन सानंद, गुजरात के सानंद में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस प्लांट का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों ये सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत अलग अलग क्षेत्रों में, भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके लिए अलग अलग जगहों पर ऐसे प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का पहला चरण कब शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से यानी आज से ही ये शुरू हो रहा है, जो ये 16वां सेंसस है। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2026 से डिजिटलाइज सेंसस जो है आज से शुरू हो रहा है। और इसका दूसरा चरण दोस्तों ये जनगणना 2027 फरवरी में इसको शुरू किया जाएगा। और ये स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना, इतिहास की 16वीं जनगणना होगी।
और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना। नेक्स्ट है इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आयोजन अप्रैल में ही नई दिल्ली में 13 से 2 अप्रैल के बीच में नई दिल्ली में इंडिया फार्मा मिशन का इंडिया फार्मा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये टाइगर रिजर्व दोस्तों स्थित है महाराष्ट्र। हाल फिलहाल में दोस्तों महाराष्ट्र में गोंदिया जिले में स्थित ये नवेगांव नागजीरा बाघ अभयारण्य अपने अधिसूचित बफर क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। कोई भी टाइगर रिजर्व होता है तो उसका 3 कोर एरिया होता है दोस्तों। जो सेंट्रल एरिया होता है वो बफर क्षेत्र होता है, तो इसी को अपने अधिकार क्षेत्र में इसने लिया है। थोड़ा देख लेते हैं बेसिक इसका। प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग को पता ही होगा 1973 में शुरू किया गया था, जिससे बाघ संरक्षण योजना शुरू किया गया था 1973 में, और इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जो NTCA है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन 2005 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। और भारत में जो प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, अभी भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं, 58। जो 58वां टाइगर रिजर्व है माधव, राष्ट्रीय माधव टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कोई पूछ सकता है माधव टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ये 58 सबसे न्यूनतम जो है, नवीनतम जो है ये टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी, रातापानी, बिरंगना, दुर्गावती, माधव 58वां। महाराष्ट्र में मेलाघाट, ताडोबा, अंधारी, पेंच, सहाद्री, नवेगांव, बोर। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजाजी, ये सब टाइगर रिजर्व हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। राजस्थान में रणथंभौर बहुत फेमस है सरिस्का। इसके बाद रामगढ़ बिस्तारी। असम में मानस, नामेरी, ओरंग, काजीरंगा। तमिलनाडु में कलाकड़, मुंडनथराई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। कर्नाटक में बांदीपुर, दांदेली, नागरहोल, बिलगिरी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, बक्सा। जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और सबसे पुराना जिम कॉर्बेट। और सर्वाधिक बाघ की संख्या दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ की संख्या। और बिहार में जो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो आपको TRE में पूछ सकता है। और ये इसके बाद जो दूसरा बनने जा रहा है कैमूर टाइगर रिजर्व, ये भभुआ डिस्ट्रिक्ट कैमूर जिले में है, भभुआ में बन रहा है। इसके बाद है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज कब हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, यानी जो माइग्रेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं जो जीव जंतु या पक्षी, उन पे एक कन्वेंशन साइन किया गया था। और ये साइन कब हुआ था 1979 में। इसी पे एक COP15 होता है जो सदस्य देश हैं, तो उसका एक सम्मेलन होता है। तो COP15 इसका सम्मेलन ब्राज़ील में किया जा रहा है और यहीं पर 40 जीवों को इसमें और शामिल किया गया है। अगला है वर्कला को किस पहल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है 20 सिटीज़ टुवार्ड्स जीरो वेस्ट। वर्कला जो है इस केरल का तटीय शहर है और इसको इसी में 20 सिटीज ऑफ टुवार्ड्स जीरो वेस्ट में शामिल किया गया है। वर्कला महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की कर्मभूमि भी है और यहीं पे उनकी समाधि स्थल शिवगिरी मठ स्थित है। प्रसाद योजना दोस्तों, ये जो भी हमारे शहर हैं वो प्रसाद योजना के तहत पर्यटक शहर उनको डेवलप किया जा रहा है। अभी भारत में, देश में विश्व धरोहर स्थल 44 हैं। जो वर्ल्ड हेरिटेज स्थल हैं वो टोटल 44 हैं, जिसमें कल्चरल सांस्कृतिक हैं 36, नेचुरल 7 और मिक्स्ड है 1। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भावसागर को किस रूप में नामित किया है। तो ये राष्ट्रीय भंडार के रूप में, भावसागर जो है उसको अब राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। अगला है एक्सरसाइज द्वीप शक्ति कब आयोजित किया गया। तो 24-28 मार्च 2026 द्वीप शक्ति एक्सरसाइज, ये मुख्य रूप से जो तटीय और द्वीप हैं उनकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ में कम से कम 8 लोग मारे गए। यह भगदड़ किस जिले में हुई थी। तो नालंदा में दोस्तों 31 मार्च को यह भगदड़ हुआ था, जिसमें 8-9 लोग घायल हो गए थे, मारे गए, क्योंकि उस समय वहाँ पर पुलिस
प्रशासन की व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, क्योंकि नालंदा में ही जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा हो रहा था और प्रशासन उसमें ज़्यादा एंगेज था। तो आज के करंट अफेयर्स में तो इतना ही था। थैंक यू।